गेंशिन के जर्नी के एपिसोड नंबर 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपना मोस्ट एंटिसिपेटेड आर्क यानी कि दी फाउंटेन आर्क को शुरू करने वाले हैं। और पर्सनली फाउंटेन आर्क मेरा गेंशिन के अंदर सबसे ज्यादा फेवरेट आर्क रहा है, बिकॉज द कैरेक्टर डिजाइन, द स्टोरी लाइन, द वर्ल्ड बिल्डिंग, द म्यूजिक, एवरीथिंग इज जस्ट सो पीक अबाउट फाउंटेन। सो हाँ, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो, वेलकम टू द नेशन ऑफ जस्टिस एंड हाइड्रो फाउंटेन। Hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. सुमेरु से फाउंटेन जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि हमारे जितने भी दोस्त हम लोगों ने सुमेरु के अंदर बनाए थे उन लोग को एक फाइनल गुड बाय दे दें। फिर क्या, अपने जो भी दोस्त थे हम लोगों ने सुमेरु से बनाए थे, हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग सबसे मिलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग को डिया मिल जाती। तो हम लोग डिया से ही कह देते कि सबको बता देना कि हम लोग अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए हैं और हमारा जो नेक्स्ट नेशन है वो है फाउंटेन। फिर क्या, डिया से थोड़ी बहुत बात करने के बाद, उसे बाय कहने के बाद हम लोग चल देते हैं फाउंटेन की ओर। और जैसे ही हम लोग फाउंटेन के एक पोर्ट पे पहुंचते हैं, हम लोग को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो जाता है कि फाउंटेन बाकी नेशंस की तरह पीछे नहीं है। ये नेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन है, बहुत ही ज्यादा एडवांस है। फिर क्या, पाइमॉन हम लोग से पूछते कि अब हम लोग फाउंटेन के पास आ ही गए हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करें। तो अपना ट्रैवलर कहता चलो हम लोग हाइड्रो और कौन से मिलने चलते हैं फाउंटेन की जो है। पाइमॉन भी कहती कि हाँ, ये अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में जानना है तो हाइड्रो और कौन ही वो बेस्ट पर्सन रहेंगी जो कि हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बहन के बारे में दे सकती हैं। पाइमॉन कहती तुम्हें क्या लगता है हाइड्रो और कौन कैसी होगी। नाहिदा ने हम लोग को बताया था कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन यूनिक से उसका क्या मतलब था ये मुझे नहीं समझ आया अभी तक। पाइमॉन कहती कि अगर हम लोग को हाइड्रो और कौन के बारे में जानना तो यहाँ के लोग जो हैं फाउंटेन के, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर में हाइड्रो और कौन की पर्सनैलिटी कैसी है और उनका क्या बिहेवियर है। फिर क्या, यहाँ के हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं, हम लोग को ये चीज रियलाइज होती है जैसे कोर्ट के अंदर ट्रायल्स होते हैं ना, जहाँ पे जज बैठे होते हैं, लॉयर होते हैं, एक आदमी एक्यूजेशन लगाता है, ऑब्जेक्शन करता है, वैसे फाउंटेन के अंदर जो भी ट्रायल्स होते हैं उन्हें एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह यहाँ पे लिया जाता है। अगर मुझे तुम्हें सिंपल में बताना हो तो जैसे कि हम लोग थिएटर्स जाते हैं मूवीज देखने के लिए, वैसे फाउंटेन के लोग कोर्ट में जाते हैं ट्रायल्स देखने के लिए, क्योंकि उसको ट्रायल देखने में यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो लोग इसको एज ए एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं। और जब हम लोगों ने ये चीज सुनी तो हम लोग भी पहले शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पे लोग ट्रायल्स को एज ए एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ये मोहतरमा ये भी बताती कि ये सारे जितने भी ट्रायल्स होते हैं वो ओपेरा इक्लिप्स के अंदर होते हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ फाउंटेन निवोलेट रहते हैं। और जो भी ट्रायल चलता है वो सारे ट्रायल्स को हमारे जो निवोलेट हैं चीफ जस्टिस वही कंडक्ट कराते हैं। और कोर्ट के अंदर एक मशीन भी है जिसका नाम है ओरेट्रिस मैकेनिक डेनालिस कार्डिनाल, जो कि यहाँ की जो हाइड्रो और कौन है उन्होंने खुद से बनाया था ताकि वो मशीन जितने भी ट्रायल है उस पर जजमेंट दे सके। और वो मशीन ज्यादातर समय हमेशा सही डिसीजन ही देती है। हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते तो हम लोग उनसे पूछते कि हम लोग हाइड्रो और कौन से कैसे मिल सकते हैं। वो बंदा कहता है कि अच्छा, आपको हाइड्रो और कौन से मिलना है, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। लेडी फुरीना ओपेरा हाउस में रहती हैं, वो हमेशा वहाँ पे ट्रायल्स देखती हैं जो भी कोर्ट के अंदर हो रहे होते हैं, वो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट पैशन है। लेकिन अगर तुम्हें पर्सनली हाइड्रो और कौन से मिलना तो तुम्हें पहले एक अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए, तभी जाके लेडी फुरीना तुम्हें मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है पूरे फाउंटेन में। और इन लोगों की बातचीत सुनने के बाद हम लोग को तो ये तो रियलाइज हो जाता है कि जो बाकी नेशंस थे वहाँ पे और कौन को एज अ गॉड वर्शिप किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो और कौन है उसको एज अ सेलिब्रिटी दिखाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा फिल्म स्टार हो, जैसे कोई बड़ा के पॉप या फिर पॉप स्टार हो। फिर क्या, उन सारे लोगों से हम लोग बात करके एक किनारे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे फिर हम लोग को एक लड़की देखने को मिलती है जिसको देख के लगता है कि वो कभी भी पानी के अंदर कूदने वाली है। तो हम लोग को लगता है हम लोग वो सुसाइड करने वाली, तो हम लोग उसके पास जाके पूछते हैं आखिर में तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। हम लोग उस लड़की से पूछते तुम ठीक तो हो ना, तो वो हमसे कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की कहती कि मैं यहाँ बैठ के बस उस जगह की याद कर रही थी जहाँ पे मैं और मेरा भाई पहले छोटे थे तो खेला करते थे। वो जगह उस पहाड़ी के पीछे था, लेकिन अब वो उस पहाड़ी के पीछे पानी भर चुका है और धीरे धीरे फाउंटेन के अंदर जितना भी पानी है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है। वो लड़की कहती कि वो पल भी दूर नहीं होगा जब ये पानी पूरे फाउंटेन को अपने अंदर समा लेगा। पाइमॉन कहती आखिर में तुम कहना क्या चाह रही हो। फिर वहाँ पे एक नया बंदा आता है जो कि कहता है ओह तुम लोग क्या लेनेट के नए दोस्त हो, तुमसे मिल के मुझे काफी अच्छा लगा। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम लिनी और ये है मेरी बहन लेनेट, और मेरे ख्याल से तुम लोग ट्रैवलर हो जो कि बहुत दूर से आए हो। पाइमॉन कहते कि हाँ हम लोग तुम्हारी बहन से बात तो कर रहे थे, लेकिन लास्ट में उसने जो कहा वो हम लोग को ढंग से समझ में नहीं आया।
पाइमन पूछती कि आखिर में लेनेट का ये क्या मतलब था कि ये जो पानी है फाउंटेन का एक दिन फाउंटेन को भी ये अपने अंदर ले लेगा। लिनी कहता है एक्चुअली में लेनेट एक भविष्यवाणी की बात कर रही थी, यानी कि एक प्रोफेसी। तो अपना ट्रैवलर पूछता है ये भविष्यवाणी यानी ये प्रोफेसी किस बारे में है। तो लिनी कहता है कि वैसे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा लंबी है, हम लोग चलते हैं पहले आराम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर हम लोग इस प्रोफेसी के बारे में बात करते हैं। फिर क्या लिनी हम लोग से हाथ वाथ मिलाता है। पाइमन कहती है कि हम लोग बस ओपेरा हाउस जा रहे थे ताकि हम लोग हाइड्रो ऑर्कॉन से मिल सके, क्या तुम हम लोग को उसका रास्ता दिखा सकते हो। लिनी कहता है अच्छा तुम्हें लेडी फुरीना से मिलना है, वैसे तो मैं भी ओपेरा हाउस की ओर जा रहे थे, बस मुझे कुछ काम है जो यहाँ पे मैं खत्म कर लूँ, फिर हम लोग साथ ही में चलते हैं वहाँ पे। फिर क्या हम लोग वहाँ से आगे जा ही रहे होते तभी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तो लिनी कहता है अच्छा तुम लेडी फुरीना से मिलने जा रहे थे, मुझे लगता है कि लेडी फुरीना खुद यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने के लिए। और फिर एंट्री होती हमारे हाइड्रो ऑर्कॉन यानी लेडी फुरीना की। फुरीना आते ही कहती कि देवी और सज्जनों वो पल आ गया यानी सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, क्योंकि हमारे नेशन के अंदर द फेमस ट्रैवलर एंड पाइमॉन आ चुके हैं, हम लोगों को उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। पाइमॉन कहती वो हमारे बारे में बोल रही है। फुरीना कहती कि मुझे पता चला कि जिस नेशन के अंदर भी तुम जाते हो तो वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा मुसीबत और केओस पैदा कर देते हो, इसीलिए मुझे यहाँ पे खुद आना पड़ा तुम्हें रिसीव करने के लिए। बाहर के नेशन के लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं, लेकिन मैं एक गॉड हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नौटंकी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी तुम्हारा पर्सनली मुझसे बात करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी जाके तुम समझ पाओगे कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल और एक गॉड कैसा होता है। फिर फुरीना हम लोग का वेलकम कहती है, जो कि कहती है मैं हूँ फोसलार्क, हाइड्रो ऑर्कॉन और जस्टिस की ऑर्कॉन, जो कि यहाँ पे तुम्हारा वेलकम करती हूँ। पाइमॉन कहती कि हमें यहाँ आए बस 5 मिनट हुआ और हम लोग का हाइड्रो ऑर्कॉन मिल चुकी है। ये तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा आसान निकला। पाइमॉन कहती कि मिस फुरीना आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो फुरीना कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे अपने साथ मत जोड़ना, मैं एक गॉड हूँ और गॉड्स को सब कुछ पता होता है। और वैसे भी तुम्हें पहले खुद पे उंगली उठानी चाहिए कि क्या तुम एक गॉड से बात करने के लिए भी इक्वली हो। और फिर हम लोग वहाँ पे फुरीना से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोग आके एकदम घेर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो ऑर्कॉन आई थी और हम लोग भी कोई हल्के फुल्के आदमी थोड़ी ना, हम लोग भी लेजेंडरी ट्रैवलर है। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने के बाद लोगों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि फुरीना यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग से लड़ने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इन लोग की बात सुनने के बाद फुरीना का भी ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, उसे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वो कहती कि हाँ मैं तो इसीलिए आई थी इस ट्रैवलर को एक सबक सिखाने के लिए, ताकि ये जो नेशन में पहले इसने जो कांड किया वो यहाँ पे ना करे। और फुरीना जोश जोश में कह देती कि हाँ मैं इसीलिए आई थी ताकि मैं इस ट्रैवलर के साथ एक ड्यूल कर सकूं, यानी कि 1-on-1 बैटल कर सकूं। पाइमॉन कहती कि आए अभी तो ये हम लोग को वेलकम करने आए थे, अब ये हमसे लड़ना चाहती है। लेकिन ट्रैवलर अपना बंदा सीरियस हो जाता है, वो एक फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है, जो कि कहता है गॉड ही क्यों ना हो लेकिन आ जाओ। फुरीना ये चीज देख के शॉक हो जाती है, कहती कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, मैं एक गॉड हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और फिर वहाँ पे क्लोरेंड होती जो कि कहती कि ट्रैवलर तुम क्या करना चाह रहे हो, एक गॉड को तुम प्रोवोक कर रहे हो, वो भी उसी की जनता के सामने। फुरीना कहती कोई बात नहीं क्लोरेंड, मैं इस आदमी की बहादुरी की दाद देती हूँ, इस बंदे के पास इतनी हिम्मत तो है कि ये एक गॉड के अगेंस्ट अपनी तलवार निकाल सकता है। लेकिन फुरीना कहती कि आजकल के लोगों को एंटरटेनमेंट, थ्रिल, एक्साइटमेंट ज्यादा पसंद होता है, बल्कि बस एक लड़ाई झगड़ा के, उन्हें ड्रामा चाहिए, सस्पेंस चाहिए। और फिर वहाँ पे तुम देख सकते कि जनता कहती भी कि हाँ एक नॉर्मल लड़ाई देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा वैसे। फिर फुरीना कहती है एज अ गॉड ऑफ जस्टिस मैं इस ट्रैवलर को फेस करना चाहूंगी कोर्ट के अंदर, एज अ ड्यूल इन द कोर्ट। फिर जनता जो इकट्ठा वहाँ पे हुई थी वो एकदम कूदने लगती, ताली बजाने लगती, कि कहती कि हाँ यही तो हम लोग देखना चाहते थे, अब मजा आएगा ना। पाइमॉन कहती कि हम लोग को कोर्ट में तुम कैसे लड़ोगी, क्या तुम हम लोग पे ट्रायल चलाओगी, हम लोग तो अभी अभी यहाँ पे आए हो, हम लोगों ने कोई क्राइम भी नहीं कमिट किया अभी तक। फुरीना कहती कि मेरे पास ट्रायल में तुम्हें डालने का बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस रीजन है। अकॉर्डिंग टू फाउंटेन लॉ किसी भी इंसान को अनुमति नहीं कि जब वो फाउंटेन के अंदर पहली बार आए तो पहले 3 दिन के अंदर वो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नहीं उड़ा सकता या फिर अपने पास रख सकता है। और इस लॉ के अनुसार तुम गिल्टी हो क्योंकि तुम्हारे बगल में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। तुम्हें आप 3 दिन भी नहीं हुए अभी आए। पाइमॉन कहती फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से तुम्हारा क्या मतलब, फिर वो खुद को देखती, तुम्हारा मतलब तुम मेरे बारे में कह रही हो, मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हूँ। फुरीना कहती कि अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, तो इन द नेम ऑफ द हाइड्रो ऑर्कॉन मैं तुम्हारा अरेस्ट ऑर्डर करती हूँ। लिनी बीच में आके कहता है कि मुझे माफ करिएगा लेडी फुरीना, मुझे एक चीज कहनी है, प्लीज मुझे अलाउ करिए, मुझे नहीं लगता कि पाइमॉन एक्चुअली में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। फुरीना कहती है द ग्रेट मैजिशियन लिनी, मेरे ही सिटीजन, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, बोलो तुम्हें क्या बोलना है एक्चुअली में। लिनी कहता है एज अ मैजिशियन हम बस मैजिक करते हैं, तो मुझे अलाउ करे एक मैजिक दिखाने के लिए। और फिर अपने मैजिक की मदद से तुम देख सकते हो कि हमारे और पाइमॉन के बीच में एक धागा बन जाता है।
और फिर हमें पता चलता कि आखिर में ये धागा कब बंधा था। लिनी ने जब पाइमोन के पीठ के पीछे हाथ रखा था तभी उसने हमारे हाथ और पाइमोन के पीठ को बांध दिया था। लिनी कहता है कि लेडी फुरीना आप देख ही सकती है, पाइमोन कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली में ट्रैवलर के हाथ से बंधा हुआ है, तो वो एक तरह की बलून कंसीडर की जाएगी। और ये चीज देख के फुरीना भी हंसने लगती, जो कि कहती बहुत खूब लिनी, आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी रही और मैं तुमसे इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। फुरीना फिर हम लोग से कहती कि ठीक है, तुम्हारा ट्रायल अब नहीं होने वाला क्योंकि मैं हूँ गॉड ऑफ जस्टिस और मैं इनोसेंट लोगों पे उंगली नहीं उठाने वाली हूँ। लेकिन मेरी धरती के ऊपर कोई भी इंसान कोई भी क्राइम करेगा तो मैं बस ट्रैवलर्स को ही ट्रायल पे नहीं रखूंगी, अगर वो इंसान कोई गॉड भी क्यों ना हुआ मैं उसके ऊपर ट्रायल रखूंगी। फिर फुरीना कहती है कि मिस लिनी एंड मिस लेनेट, मुझे पता है कि आज आपका एक परफॉर्मेंस है ओपेरा हाउस में और मैं उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं फिर अब चलती हूँ। फिर क्या फुरीना वहाँ से चली जाती है। हम लोग लेनी को थैंक्स करते कि कैसे उसने हम लोग को इस सिचुएशन से बताया। फिर लेनी हम लोग से पूछा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें पता चली गया होगा कि फुरीना एक्चुअली में किस तरह की गॉड है। कहती है कि लगता है लिनी आज तुम्हारा एक परफॉर्मेंस है ओपेरा हाउस में। लिनी कहता है कि हाँ मेरी एक परफॉर्मेंस है, मुझे थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स आते हैं और मेरी असिस्टेंट है लेनेट जिसके साथ मैं ये परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। लिनी कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये मैजिक पॉकेट कुछ लोगों को देना है। पाइमोन पूछती इसका यूज़ क्या है वैसे। लिनी कहता है कि वैसे तुमने मुझसे वो प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के बारे में पूछा था ना, चलो अब मैं उसके बारे में तुम्हें बता ही देता हूँ। फाउंटेन में एक ऐसी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी हुई गई थी जिसमें कहा गया था कि फाउंटेन में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने एक सिन किया, यानी कि उन्होंने एक पाप किया है और इन्हीं सिंस की वजह से फाउंटेन में एक ऐसा दिन आएगा जो वाटर लेवल है फाउंटेन के आसपास वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो फाउंटेन को अपने अंदर समा ले जाएगा और जितने भी लोग थे जिन्होंने उस पाप को किया था, सिन किया था, वो सारे लोग उस पानी के अंदर खुल जाएंगे और लेडी फुरीना रहेंगी सिर्फ, जो कि अपने थ्रोन पे बैठ के रोएंगी। और ये सब होने के बाद ही जो पाप किए थे फाउंटेन के लोगों ने वो जाके साफ हो पाएगा। I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. पाइमोन कहती कि फाउंटेन के लोगों ने ऐसा क्या किया था कि वो पैदा होते ही उन्होंने एक सिन कर दिया। लिनी कहता है कि हम लोग को उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि फाउंटेन के जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने सी की पावर चुरा ली थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि फाउंटेन के लोगों ने सेलेस्टिया को ऑफेंड कर दिया था इसलिए उनको सिनर्स बोला जाता है। फिर लिनी कहता है ये मैजिक पॉकेट्स मैंने इसी सिचुएशन के लिए बनाई, ये एक ऐसे पॉकेट्स हैं जब भी बाढ़ आएगी तो ये उन लोगों को हेल्प करेगा उस बाढ़ से बचने के लिए। फिर क्या इन लोग से बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं एक्वा बस के पास। एक्वा बस एक टाइप की बस होती है जो कि पानी के अंदर चलती है एक्चुअली में, और फाउंटेन हाइड्रो का नेशन है और हर जगह यहाँ पानी ही पानी है, तो यहाँ पे व्हीकल्स जो होते हैं वो भी पानी में चल सकते हैं। और हम लोग इसका यूज़ इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम लोग इससे ट्रैवल करके पहुँच सके कोर्ट ऑफ फाउंटेन, जो कि फाउंटेन की एक्चुअली की मेन सिटी है। फिर क्या हम लोग एक्वा बस में बैठते हैं, एक्वा बस चल देती है, लेकिन हम लोग पीछे देखते तो हमारे पास शार्लेट है। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो शार्लेट एक्चुअली में एक रिपोर्टर है जो कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखती है। शार्लेट हम लोग से मिलती है और कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे मिलने वाली हूँ, लगता है कोई बड़ी खबर आज मुझे मिलने वाली है। वो हम लोग से पूछती कि तुम लोग फाउंटेन क्या करने आए, तो हम लोग उसे बताते कि हाँ वही यूजुअल काल, हम लोग यहाँ पे आए ताकि हम लोग हाइड्रो आर्कॉन से मिल सके और अपनी बहन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान सके। फिर क्या हम लोग लिनी, लिनेट और शार्लेट से बात करते करते अपने सफर को एंजॉय करते हैं, जहाँ पे शार्लेट हम लोग को थोड़े बहुत न्यूज़ के बारे में बताती है और उनमें से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी जिसका नाम है द सीरियल डिसअपेयरिंग केस। एक ऐसा केस जहाँ पे फाउंटेन की जो जवान लड़कियां और औरतें हैं वो अचानक से कभी भी गायब हो जा रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रही हैं और उनका कोई बॉडी भी नहीं मिल रही है। लाइक लिटरली वो एकदम से गायब हो जाती है और उनका अता पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ गई, कैसे गई, उनके पीछे एक क्लू भी नहीं छूटता है। और ये चीज़ बहुत दिनों से होती जा रही है और किसी को आज तक नहीं पता चल रहा ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा। शार्लेट हम लोग को बताती भी है कि पूरे फाउंटेन के अंदर जो सीरियल डिसअपेयरिंग केस वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और सबसे बड़ा केस है, लेकिन हम लोग को इस केस के ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम लोग कोई भी ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं इसके ऊपर कोर्ट के अंदर। फिर क्या इन लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं फाउंटेन की मेन सिटी यानी कोर्ट ऑफ फाउंटेन में। In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? में और तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि फाउंटेन की सिटी एक्चुअली में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसके आर्किटेक्चर कितने ज़्यादा यूनिक है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, फाउंटेन एक्चुअली में फ्रांस और पेरिस से इंस्पायर्ड है, तो तुम यहाँ पे जान ही सकते हो कि यहाँ का स्टैंडर्ड एक्चुअली में कितना ज़्यादा हाई होने वाला है।
फिर क्या वहाँ पे पहुँचने के बाद शार्लेट हम लोग से कहती कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक इंसान का इंटरव्यू लेना है। तो शार्लेट वहाँ से चली जाती है। तो पाइमन ट्रैवलर से पूछती है हम लोग को कहाँ चलना चाहिए। लिनी कहता है अगर तुम लोग चाहो तो तुम हमारे घर पे आ सकते हो, वैसे भी मुझे अपने शो के लिए कुछ सामान लेने, तो मैं भी वहाँ से अपना सामान उठा लूंगा, तुम लोग भी चाहो तो वहाँ पे आके आराम कर सकते हो। फिर क्या हम लोग चल देते हैं लिनी की घर की और हम लोग फाउंटेन में अपना नज़ारा भी देखते हैं कि सिटी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअली में कोर्ट ऑफ फाउंटेन गेंजिन के अंदर मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी में से एक है। फिर क्या हम लोग लिनी के घर पहुँचते हैं, वहाँ पे हम लोग को फ्रेमिनेंट मिलता है। लिनी पूछता है फ्रेमिनेंट बाकी लोग कहाँ चले गए। फ्रेमिनेंट कहता है कि बाकी लोग कुछ काम से गए हैं। लिनी कहता लगता है सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए क्योंकि फादर बहुत जल्दी घर आने वाली हैं। हम लोग को फिर फ्रेमिनेंट का इंट्रोडक्शन कहता है कि मिलो मेरे छोटे भाई फ्रेमिनेंट से, ये एक बहुत ही कमाल का डाइवर है जो कि पानी की गहराइयों तक जा सकता है, वो भी बिना किसी मुसीबत के। और तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि फ्रेमिनेंट थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप का है जो ज़्यादा बोलता नहीं है और बस थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है बोलने से हम लोग की। फिर क्या हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होते, लेकिन तभी अचानक से फाउंटेन में बारिश होने लगती है। पाइमन कहती अभी तक तो धूप निकली थी, अचानक से बारिश कैसे होने लगी यहाँ पे। लिनी कहता है आमतौर पे जब ओपेरा हाउस के अंदर ट्रायल हो रहे होते तो अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती, तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी ये मौसम क्लियर हो जाएगा। फ्रेमिनेंट बारिश की ओर देखता है तो पाइमन पूछती क्या हुआ फ्रेमिनेंट। फ्रेमिनेंट कहता है कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। कहावत के हिसाब से ये कहा जाता है कि पहले फाउंटेन के अंदर एक्चुअली में एक हाइड्रो ड्रैगन यानी कि पानी का ड्रैगन रहा करता था, और ऐसा बोला जाता था जब भी वो ड्रैगन रोता है तो फाउंटेन के अंदर बारिश होने लगती थी। और जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि जब भी ऐसी बारिश हो तो तुम्हें बाहर निकलना, आसमान की ओर देख के चिल्लाना हाइड्रो ड्रैगन डोंट क्राई। ट्रैवलर पूछता क्या लगता है हाइड्रो ड्रैगन एलिमेंटल ड्रैगन था यहाँ फाउंटेन का। पाइमन कहती है अगर वो एक एलिमेंटल ड्रैगन होता तो क्या वो रो के बारिश कराता, ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं होता है। तो पाइमन कहती रुको मुझे ट्राई करने दो, हाइड्रो ड्रैगन डोंट क्राई। लिनी कहता मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क भी पड़ने वाला, ये तो बस एक कहावत है वैसे भी। और फिर कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती। लिनी कहता ये बारिश कुछ ज्यादा ही लंबी थी, मैंने नहीं सोचा था इतनी लंबी होने वाली थी। लिनी कहता कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा ताकि मैं ओपेरा हाउस पहुँच सकूँ और अपने परफॉर्मेंस से पहले की जो प्रिपरेशन मुझे करनी उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। लिनी कहता कि फ्रेमिनेंट तुम चिंता ना करो, मुझे पता है कि तुम ट्रैवलर की हेल्प ले सकते हो, वो मटेरियल तुम्हें वहाँ पे उस शॉप पे देना है ना, मुझे पता है कि तुम ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जब ट्रैवलर तुम्हारे साथ होगा तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फिर क्या हम लोग उस वर्कशॉप पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग को मटेरियल डिलीवर करना होता है, और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ की मशीन कितनी ज़्यादा एडवांस और ऑटोमेटिक काम करती हैं। और वो लड़की जो कि वर्कशॉप में काम कर रही होती वो हम लोग को बताती कि फाउंटेन की जो सिटी उसको पूरा पावर अंडेमटीनियम से मिलती है, जो कि एक तरह की एनर्जी पावर है जो कि जो फाउंटेन के अंदर ट्रायल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। पाइमन पूछती है ट्रायल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये कैसे हो सकता है। वो लड़की कहती कि ओपेरा हाउस के अंदर जो मशीन है जो कि हाइड्रो ऑर्कॉन ने बनाई और एट्रिस मैकेनिस्ट डेनालिस कार्डिनाल, वो जब ट्रायल पे जजमेंट देता है तो वो जस्टिस प्रोवाइड करता है, और जब वो जस्टिस करता है उसके बाद वो एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फिर उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं फाउंटेन के अंदर एज अ पावर सप्लाई। और फिर हम लोग उस लड़की से बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ठग्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि मैंने जो पैसे तुम लोग को उधारी दिए थे वो उसको कब लौटाने की इच्छा है तुम्हारी। वो लड़की कहती है अरे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले ट्यूसडे तक आपको दे दूंगी, आप इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए। वो आदमी कहता है कि क्या पता तुम इसी महीने भाग जाओ, उसके बाद मुझे मेरा पैसा मिले ही ना कभी भी। पाइमन कहती कि हमारा काम तो यहाँ पे हो गया, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए है ना। लेकिन तभी पे वहाँ हमारा पुराना दोस्त चाइल्ड आ जाता जो कि उन ठग्स से कहता है इससे पहले कि तुम किसी और से जाके पैसे मांगो, हाउ अबाउट कि जो तुम लोग खुद पहले से जो कर्जे में हो उसको पहले से सेटल कर दो। हाँ मुझे पता कि तुम लोग वही लोग हो जो कि नॉर्थलैंड बैंक से उधारी लियो और अभी तक उनका पैसा वापस नहीं किया, और तुम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े कर्जे के अंदर हो। सो पहले हम लोग आपस में बात कर लेते, उसके बाद जाके तुम अपना मनी कलेक्टिंग करना। वो आदमी कहता है अरे तुम तो नॉर्थलैंड बैंक से हो, लेकिन हम लोगों ने तो तुम्हें बताया था कि हम लोग अगले महीने तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम अभी से क्यों यहाँ पे आ गए हो। और जैसे ही टटाक ले यानी चाइल्ड हम लोग को देखता है उसका जोश आ जाता है, हमारे पास आ जाता है तुरंत उन लोग को छोड़ के, कहता है कि अरे ट्रैवलर पाइमन मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग से मैं यहाँ पे मिलूंगा। पाइमन पूछती कि तुम यहाँ फाउंटेन में क्या कर रहे हो, तुम तो स्निजनाया में रहते हो ना। टटागलिया कहते कि मैं फाउंटेन आता जाता रहता हूँ और मैं जब से यहाँ पे मामला बहुत ही ज्यादा बोरिंग चल रहा है यहाँ पे, लेकिन किस्मत देखो कितनी अच्छी है, अब तुम लोग भी यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि अब चीजें और भी ज्यादा बोरिंग यहाँ पे रहने वाली हैं। पाइमन कहते कि हम लोग वो सारी चीज अवॉइड करना चाहेंगे जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है होगी। चाइल्ड के पीछे जो ठग्स खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ए बंदे तू कुछ भूल गया क्या, तू हम लोग से बात कर रहा था ना अभी तक। तो चाइल्ड कहता है बीच में बात ना करो, मैं ट्रैवलर से हर दिन नहीं मिलता हूँ, आज बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, और क्या हो, और तुम लोग कुछ देर मेरे पीछे इंतजार कर सकते हो ठीक है। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि हम लोग बस यहाँ पे खड़े रहने वाले जब तक तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो। वो आदमी कहता है अच्छा बच्चे तुम्हें मोरा यानी पैसा चाहिए था ना, तो आओ ले लो हम लोग से अगर तुम्हें हिम्मत हो तो।
चाइल्ड कहता मैंने तुझे पहले ही भी बोला था क्या कि बीच में ना बात कर। और फिर वो हम लोग को अपने छोटे बहनों और भाइयों की चाइल्ड हम लोग को कहानी सुनाने लगता है, टीना टूसर वगैरह की। वो आदमी कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसको यहाँ पे पे करना है। चाइल्ड कहता है अरे यार मैं अच्छी खासी यहाँ पे बातचीत कर रहा था, लेकिन इन लोग को देखो चुल मची हुई है, चलो मैं इन लोग को पहले खत्म करके आता हूँ, फिर मैं तुम लोग से आके बात करता हूँ, ठीक है। ट्रैवलर और पाइमॉन कहीं जाना नहीं। फिर टटागलिया हमारे उन्हें 2 मिनट में हरा देते हो। अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि चाइल्ड यानी हमारा टटागलिया एक्चुअली में वन ऑफ द फटुई हार्बिंजर्स है, तो उसके लिए तो ये आम बात है कि ऐसे ठग्स को हराना। वो आदमी कहता है अरे यार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, तुम तो बस एक स्टाफ हो बैंक के, वो भी नॉर्थलैंड बैंक के, स्निजनाय के। लेकिन एक मिनट, अब ये मत कहना कि तुम एक टटागले यानी चाइल्ड कहता है कि तुमने नहीं लगता कि तुम्हें बहुत लेट हो गया ये चीज नोटिस किए। चलो ठीक है मैं तुम्हें अभी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन फिर से यहाँ आने की हिम्मत ना करना। लेकिन जैसे ही टटागले अपने फाइटिंग स्टांस में था, उसका विजन अचानक से ग्लो करता, उसकी पावर्स अचानक से चली जाती है और वो बंदा उसे मारने की कोशिश करता, लेकिन चाइल्ड उसे एक मुक्के में मार के गिरा देता है वहीं पे। ट्रैवलर पूछता आखिर में वो क्या था। टटागले कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से लगा कि जैसे कि मैंने जो हाइड्रो पावर्स है उसको मैंने अपना कंट्रोल खो दिया है उन पे। क्या मेरा जो विजन है उसके साथ कुछ दिक्कत चल रही है। चाइल्ड कहता है छोड़ो उन सबको, वैसे भी मैं अगर शार्प रहूंगा तो मुझे अपने विजन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक डिल्यूजन भी तो है अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। ट्रैवलर कहता है कि तुम्हें अपना डिल्यूजन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। पाइमॉन पूछते चलो अब बताई दो तुम फाउंटेन में क्या करने आए, और ये मत बोलना कि तुम नॉर्थलैंड बैंक के काम से आए हो यहाँ पे। चाइल्ड कहता मेरा मूड बहुत खराब था इसलिए मैं फाउंटेन में आ गया। वो कहता कि बहुत दिनों से मेरे साथ थोड़ा अजीब सा मुझे फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक अजीब सी पावर है जो कि मुझसे कुछ कहना चाहती है, और इसी वजह से मेरा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पाइमॉन कहती मेरे ख्याल से अभी जो तुम्हारा विजन के ऊपर से अपना कंट्रोल खो गया था, क्या पता उसी पावर की वजह से ये हो रहा हो। टटागलिया कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कभी तुम लोग को ये बताया था, तो जब मैं 14 ईयर्स का था तो मैं एक अननोन एबिस के अंदर गिर गया था, और उसी समय मैंने अपनी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें सीखी थी, चाहे वो कॉम्बैट हो, एक्शन हो, और जिस इंसान ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई थी, जो मेरी मास्टर थी, उसका नाम था स्कर्क। वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा शांत रहती थी और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रहती थी। वो मुझे कभी भी नहीं बताई वो कहाँ से आई थी, लेकिन जब भी वो मुझे कुछ सिखाती थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी। एक बार मैंने स्कर्क से पूछा था कि आपने मुझे ट्रेनिंग देना क्यों सोचा, तो वो मुझसे कहती कि तुमने अपने अंदर वो पावर को जगा लिया, और वो आज तक मैं समझ में आया कि आखिर वो किस पावर के बारे में बात कर रही थी। कहती कि जितनी भी चीजें यहाँ पे तुम सीखोगे वो सब कुछ तुम्हारे फ्यूचर में काम देने आने है। स्कर्क ने मुझे कभी भी उस चीज के बारे में ढंग से आंसर नहीं दिया कि मैंने आखिर में कौन सी पावर को अवेकन कर लिया है, लेकिन अगर मुझे गेस करना हो तो उसका कुछ रिलेशन हो सकता है कि जो ड्रीम मैंने एबिस के अंदर सॉ किया था। मैंने एक सपना देखा था जब मैं एबिस के अंदर था, जहाँ पे मैं ओशन की बहुत ही ज्यादा गहराइयों में था, और फिर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी वेल आ जाती थी। वो वेल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं इसके बारे में जानना ही तो तुम जाके अपनी मास्टर यानी स्कर्क से जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो। चाइल्ड कहता कि हाँ तुम्हें बोलने में तो ये आसान लग रहा होगा, लेकिन जब से वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मैं तब से मास्टर स्कर्क को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही हैं। फिर चाइल्ड कहता है ठीक है हम लोग की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे कहीं काम से जाना था, ठीक है मैं तुमसे कभी और मिलता हूँ। पाइमॉन पूछते कि तुम्हें कहाँ काम पे जाना, नॉर्थलैंड बैंक के लिए अब तुम काम करने लगे। तो चाइल्ड कहता कि नहीं यार, जब से मैं फाउंटेन के अंदर आया तो यहाँ के जितने भी चैंपियन ड्यूलिस्ट हैं, जब भी मैं बोर होता तो उनसे जाके स्पार करने लगता हूँ, यानी लड़ाई करने लगता हूँ। और चाइल्ड हम लोग को बताता भी कि कैसे फाउंटेन के कोर्ट के अंदर एक रूल भी है कि अगर किसी भी आदमी को खुद को प्रोटेक्ट करना है और ऑब्जेक्शन से दूर जाना है, तो वो जो फाउंटेन का चैंपियन ड्यूलिस्ट है उसको हरा के आराम से वो केस जीत सकता है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि फाउंटेन के अंदर जितने भी चैंपियन ड्यूलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उनको हराना लगभग ना के बराबर रहता है किसी भी आम आदमी के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान वो ट्रायल में क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर उस ड्यूलिस्ट से जीत जाता है तो उसे ट्रायल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं कोर्ट के अंदर, लेकिन अगर वो हार जाएगा तो उसे ट्रायल देना पक्का है। लेकिन उससे भी बुरा ये हो सकता है कि क्या पता तुम उस लड़ाई यानी उस ड्यूल से में ही मर जाओ। चाइल्ड कहता है कि मुझे पता तो चला है कि फाउंटेन के अंदर डेथ पेनल्टी होती है, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि किसी को ये डेथ पेनल्टी कभी किसी को मिली है। मुझे पता चला कि यहाँ के जो चैंपियन ड्यूलिस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उनसे लड़ सकूँ, उन्हें हरा सकूँ। और आज मैं जिससे मिलने वाला हूँ उसका नाम है क्लोरेंट, जो कि सारे चैंपियन ड्यूलिस्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और बड़े मुश्किल से ही आज जाके मैं उससे एक मीटिंग कर पाया हूँ ताकि मैं उससे फेस टू फेस मिल सकूँ कम से कम। चाइल्ड कहता है कि हाँ जाने से पहले ये ले लो तुम मेरा विजन। पाइमॉन कहते कि तुम अपना विजन हम लोग को क्यों दे रहे हो। चाइल्ड कहता कि मुझे क्या पता अपने विजन की वजह से मैं फिर से अनकंट्रोल हो जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि जब मेरा ड्यूल हो क्लोरेंट के साथ तो ये चीज़ बीच में आए, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ।
और टेंशन ना लो, जब मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास आके इसको वापस ले लूंगा। फिर क्या चाइल्ड वहां से चला जाता और हम लोग चल देते लिनी के शो को देखने के लिए, जो कि आज ओपेरा हाउस के अंदर है। फिर क्या हम लोग अपनी एक्वा बस पकड़ते हैं, आराम से व्यू का नज़ारा लेते हुए चलते हैं। और यहाँ पे तुम जिस क्रीचर को देख रहे हो उसको मेलोजीन कहते हैं। मेलोजीन एक तरह के पानी के क्रीचर हैं, या फिर एक तरह के क्रीचर हैं जो कि सिर्फ फाउंटेन में पाए जाते हैं, और ये इनको इंसानों तक का दर्जा मिलता है फाउंटेन के अंदर। थैंक्स टू न्यूवलेट ये लोग यहाँ पे फाउंटेन के सिटी के अंदर आके काम कर सकते हैं और कोई भी जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। और फिर क्या कुछ समय के बाद हम लोग दी ओपेरा एक्लिप्स पहुंच जाते हो। तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा शानदार दिख रहा है ओपेरा एक्लिप्स। और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक फाउंटेन भी है जिसके अंदर लोग पैसा डाल रहे हैं और विश मांग रहे हैं। और मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे बस अपने बच्चों की हेल्थ के लिए मांग रहे हैं विश, और अपने बच्चे चाहने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग उस फाउंटेन के पास खड़े ही होते हैं, तभी हम लोग को एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, वह शेर। हम लोग पूछते हैं पाइमोन क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी? तो पाइमोन कहती नहीं, मुझको तो कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर वहाँ पे लेनेट आ जाती जो कि कहती है वेलकम टू फाउंटेन ऑफ लुसीन। फाउंटेन के अंदर जितना भी बहता हुआ पानी है वो यहाँ आके मिलता है। और फिर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि विश मांगते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। फिर क्या लेनेट से बात करने के बाद हम लोग फाउंटेन के ओपेरा हाउस के अंदर चले जाते हैं और अपनी इस टिकट की सीट्स ले लेते हैं। और मुद्दे की बात तो ये है कि हम लोग को सबसे आगे की सीट मिली है, थैंक्स टू लिनी एंड लेनेट, क्योंकि वो हमारे दोस्त थे तो हम लोग को फ्री की टिकट भी मिल गई, वो भी आगे की सीट की। और जब हम लोग वहाँ पे बैठते हैं तो हमारे बगल में एक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट बंदा बैठा होता है, जैसे लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल का है। हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, थोड़ा माहौल ऑकवर्ड बन जाता है। तभी वो बंदा कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं आपको ऑकवर्ड नहीं फील कराना चाहता था, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहूंगा अगर आप मुझसे चैट करना चाहेंगे। अमन पूछती तो क्या आप भी यहाँ पे लिनी का शो देखने आए हैं, क्या आप उसके दोस्त हैं? वो बंदा कहता है कि अगर मिस्टर लिनी मेरे फ्रेंड होते तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहता। पाइमोन कहती है अच्छा इसका मतलब आप लिनी के फ्रेंड नहीं है, मुझे माफ करिएगा अभी तक हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है आपको। वो कहती कि मेरा नाम पाइमोन और ये है ट्रैवलर, जो हम लोग बस अभी फाउंटेन के अंदर आए हैं। वो बंदा कहता है कि आपसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने आपके जो अच्छे काम आपने दूसरे नेशन में किए उसके बारे में जब बहुत सुना है। और वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करने ही वाला था, तभी लिनी बीच में आ जाता है जो कि कहता है मिस्टर न्यूवलेट, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि आज आप मेरा शो देखने आए हैं। न्यूवलेट कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है, आपका शो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अमन कहते ये बंदा न्यूवलेट है, इसका मतलब? लिनी कहता क्या तुम लोग को नहीं पता मिस्टर न्यूवलेट कौन है आखिर में? अलाउ करो मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ फाउंटेन। वो जो जगह कुर्सी तुम देख रहे हो ये बस उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। ही इज द सिंबल ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी हियर इन फाउंटेन। पाइमोन कहती कि हमें माफ करेगा, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े पोजीशन होल्ड करते हैं फाउंटेन के अंदर। न्यूवलेट कहता कोई बात नहीं, मैं चीफ जस्टिस हूँ बिकॉज वो मेरा काम है, और मैं वैसे भी यहाँ पे बस एक शो देखने आया हूँ जो कि मुझे भी एक आम नागरिक बनाता है औरों की तरह। न्यूवलेट कहता है वैसे मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, वैसे मेरा मन तो नहीं था बताने का। यहाँ पे कोई तो है जो कि अपने वीआईपी सीट पे बैठा है और बहुत देर से एक पोज मारे बैठी है, और मेरे ख्याल से वो ट्राई कर रही है मोस्ट एलिगेंट दिखने के लिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। मेरे ख्याल से आप तुम्हें उसे नोटिस कर ही लेना चाहिए क्योंकि वो बाद में जाके गुस्सा हो जाएगी। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारी हाइड्रो और कौन लेडी फुरीना है। न्यूवलेट कहता है कि हाँ अब तुमने उसे देख लिया, बस इतना ही काफी है और उसको और ज्यादा इंटेंशन देने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से मेरे साथ बैठो, शो बस जल्दी शुरू ही होने वाला है, बस अपने शो पे ध्यान दो, उसे एंजॉय करो। फिर क्या लाइट्स बंद होती है, जनता अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है और फिर लिनी स्टेज पे आता है जो कि कहता है देवी और सजनों, ओपेरा एक्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ लिनी, आपका फेवरेट मैजिशियन, जो कि आज आपको बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाने वाला है। और ये है मेरी बहन लेनेट जो कि मेरे असिस्टेंट के रूप में वर्क करने वाली है। नहीं कहता कि आप लोग को ये लग रहा होगा कि दो लोग हैं जिनके पास विजन है, उनके लिए मैजिक करना तो बहुत ज्यादा आसान काम होगा, इसलिए अब हम लोग अपने विजन उतार दे रहे हैं ताकि आपको जो मैजिक हम लोग दिखाएं वो उसमें कोई भी एलिमेंटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट ना हो। चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग अपने शो को शुरू करते हैं। A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky.
using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. तुम यहाँ पे देख ही सकते हो इतने कमाल के मैजिक शो के बाद पाइमन वाज लाइक डैम, ये कैसे किया इसने, ये हो ही कैसे सकता है। लेकिन फिर से स्टेज पे आता जो कि कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी, मेरे पास इससे भी बड़ा एक मैजिक ट्रिक है और उसके लिए मुझे एक लकी इंसान ऑडियंस से चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर अपना ये दूसरा मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर सकूं। तो इस मैजिक ट्रिक में बस 2 बॉक्स है, एक यहाँ पर और एक वहाँ पे। तो इस मैजिक ट्रिक में हम लोग करने वाले हैं स्वैप। हम लोग इस बॉक्स में एक इंसान को डालेंगे और निकालेंगे उस बॉक्स में। बस सिंपल है ये ट्रिक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें मजा बहुत आने वाला है। और हमारा जो लकी पार्टिसिपेंट होने वाला है उसको हम लोग इस मशीन के द्वारा चूज करने वाले हैं। तो लकी नंबर है रो 7C3। कांग्रेचुलेशन, तुम्हें चांस मिल रहा है इस मैजिक शो में हिस्सा लेने का। आओ जल्दी आओ यहाँ पे। फिर क्या उसके लिनी के असिस्टेंट उस लड़की को उस बॉक्स में डालते हैं। लिनी कहता है कि तुम लोग एक काउंटडाउन शुरू करो जब तक हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर क्या लिनी भी अपने बॉक्स के अंदर चला जाता है और यहाँ पे हम लोग इस मैजिक ट्रिक के अंदर स्वैप करने वाले, यानी कि लिनी उस बॉक्स से निकलेगा और वो लड़की मेरे ख्याल से इस बॉक्स से निकलने वाली है। लेकिन तभी स्टेज से एक बड़ी अजीब सी आवाज आती है। पाइमन कहती तुमने वो सुना क्या? ट्रैवलर कहता कि हाँ आवाज तो आई है, लेकिन उस साउंड के बावजूद भी शो अपना चल ही रहा था। लोग बैक काउंटिंग करते जा रहे थे। 10! Almost there now. Whew. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait, is this the back one? I can't tell, they both look the same inside. Huh? Nope, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! और तुम यहाँ पे देख सकते हो मैजिक तो हो गया, लिनी अपने बॉक्स से निकल गया, लेकिन दूसरे बॉक्स से जिससे लड़की निकलना चाहती थी उसके ऊपर एक वाटर कैरेज गिर गया आके। और जितनी भी ऑडियंस वहाँ पे बैठी थी सब लोग शॉक में चले गए कि आखिर में ये क्या हो गया। और मेरे ख्याल से उस बॉक्स के अंदर जो भी इंसान था जिसके ऊपर ये वाटर चेम्बर गिरा, मेरे ख्याल से उसकी डेथ भी हो गई वहीं पे सबके आंखों के सामने। पाइमन कहती लगता है ये तो शो का पार्ट नहीं था, मेरे ख्याल से वो लड़की अभी भी उस बॉक्स के अंदर थी और उसके ऊपर वो वाटर चेम्बर आके गिर गया। तब नेवलेट कहता है ये परफॉर्मेंस यहीं पे खत्म होती है, जल्दी से मेडिकल स्टाफ को यहाँ पे लाओ और इस पूरे एरिया को जल्दी से सील कर लो और कोई भी इंसान अब यहाँ से बाहर ना निकल पाए। फरीना भी कहती कि हाँ अगर ये एक तरह का एक्सीडेंट हुआ तो लेकिन इसके पीछे फिर भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा और तुम यानी मेरे गॉड ऑफ जस्टिस के हाथों से कोई भी स्केप नहीं कर सकता है। नेवलेट हम लोग से कहता है कि तुम लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग इस चीज के जड़ तक जाएंगे। फिर क्या थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता
बेनेवलेंट कहता है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी इंसान था वो अब डेड हो चुका है, और जिस इंसान की यहाँ पे डेथ हुई इसका नाम था कोवेल, जो कि लेनी के शो का ही एक असिस्टेंट था। और अभी तक जितना भी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया उसके हिसाब से हम लोग को ये पता चला है कि जो फायर वर्क था, यानी कि जितने भी पटाखे शो में फूट रहे थे उसकी वजह से जो वाटर चेंबर और जो रस्सी थी वो जल गई थी, जिस वजह से वो वाटर टैंक आके इस बॉक्स पे आके गिर गया और बॉक्स के अंदर जो भी इंसान था उसकी डेथ हो गई सडनली। लेकिन अभी भी हम लोग को ये नहीं पता चला कि हम लोगों ने काउवेल को क्यों फाउंड किया बॉक्स के अंदर, बल्कि हम लेनी ने तो एक इंसान को लिया था ऑडियंस से, जो कि एक लड़की थी। और इवन दो इस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जिस लड़की को लेनी ने पिक किया था ऑडियंस से वो अभी भी हम लोग को कहीं पे भी नहीं मिल रही है। और अगर हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये चीज जाके कनेक्ट हो रहा है द सीरियल डिसअपीयरिंग केस ऑफ यंग वुमेन से। और फिर क्या जितनी भी ऑडियंस वहाँ पे बैठी होती वो कहती क्या सीरियल डिसअपीयरिंग केस से ये सब कुछ जाके कनेक्ट हो रहा है। पाइमन कहती ये तो वही केस है जिसके बारे में शार्लेट ने हम लोग को बताया था। फिर फुरीना कहती हो मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है और इस चीज को मैं बड़ी आसानी से डिकोड कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक गॉड हूँ, गॉड की नजरों के सामने से कुछ भी नहीं छुपता है। फुरीना कहती कि जो हमारे पावरफुल मैजिशियन मिस्टर लिनी है वही है हमारे प्राइम सस्पेक्ट फॉर द सीरियल डिसअपीयरेंस केस। लिनी कहता है लेकिन ये सारी चीज तो एक एक्सीडेंट था, आप मुझे इसमें क्यों घसीट रही हैं। फुरीना कहती ये जो पूरा कांड हुआ वो तुम्हारे मैजिक शो में हुआ, जिस लड़की को तुमने चूज किया था बॉक्स में डाला था वो भी तुम्हारे ही शो में गायब हुई, और जिस इंसान की डेथ हुई है वो भी तुम्हारा ही असिस्टेंट था। और वैसे भी मैजिशियंस का तो काम ही है किसी भी चीज को गायब करने का, और इतने सालों से जितनी भी यंग वुमेन फाउंटेन से गायब हो रही है वो सब लेनी ही कर रहा है मेरे हिसाब से तो। और इसी स्टेटमेंट के बाद हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, और हाँ मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हारा इस वीडियो के अंदर फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।